हेलो जीनियर्स, वेलकम बैक इन पार्ट थर्ड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने बच्चों फर्स्ट और सेकंड वीडियो में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा। सिविल नॉन कॉपरेशन की क्या क्या कमियां रहीं और किस हर तरह के लोगों ने इसको अपने अपने हिसाब से अलग अलग समझा। अब हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन के बाद में कौन सा बड़ा मूवमेंट चलाया गया, तो वो था तीसरा, दैट इज़ कॉल्ड, आपका थर्ड टॉपिक है आपके चैप्टर का, दैट इज़ सिविल डिसोबीडियंस। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई ये देखते हैं। सी इन फरवरी 1921 जनवरी में चलाया गया था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, और ठीक एक साल बाद इन फरवरी में इसको वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि ये वायलेंस में चेंज हो गया था। चोरा चोरी नामक जगह पे जब पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, तब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। गांधी जी चाहते थे कि मैं कोई बड़ा मूवमेंट चलाऊं, उससे पहले यहाँ के लोगों को ट्रेंड करना है। इट्स मीन वो लोग वायलेंस की तरफ ना जाए। इधर क्या हुआ, हमारी कांग्रेस में भी दो तरह के पार्ट हो गए। वो लोग, एक पार्ट था जो सीनियर सिटीजन्स का था, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आते थे, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, और दूसरा पार्ट था जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस का। अब जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, यानी कि सीनियर सिटीजन्स थे, वो चाहते थे कि अब हम इलेक्शंस में भाग लें और इलेक्शन में भाग लेके गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करके हम सीधे गवर्नमेंट से वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो यंगर लीडर्स थे, उन्होंने कहा नहीं, अब हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इस तरह पूरे कांग्रेस में डिबेट छिड़ गई। आधे सीनियर सिटीजन्स आधी गवर्नमेंट चाहते थे, और जो आधे यंगर्स लीडर्स थे वो लोग फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। लेकिन तब वहाँ पे दो ऐसे स्टेप हो गए जिसकी वजह से हमारी पूरी राजनीति चेंज हो गई। वो दो स्टेप क्या थे? नंबर वन, फर्स्ट वाज कि हमारा इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, पूरे विश्व में मंदी फैल गई थी। 1926 से प्राइसेस गिरना स्टार्ट हुए और 1930 में आके पूरी तरह से कैलॉप्स हो गए, पूरी तरह से मंदी आ गई। इस समय पे हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी क्रॉप्स को सेल करने का रास्ता नहीं मिल रहा था। पूरा कंट्री साइड, जो गांव का साइड था, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। मतलब वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। दूसरा रीज़न क्या हुआ, ब्रिटेन में नई गवर्नमेंट आ गई, डैट इज़ टोरी गवर्नमेंट। और टोरी गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन के साथ में हमारे यहाँ 7 मेंबर्स भेजे, जिसको साइमन कमीशन बोला गया। ये 1928 में इंडिया आया। ये क्यों आया था? इसमें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने आया था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने आया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें सारे ऑल ब्रिटिश थे, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, लेकिन एक भी इंडियन इसमें नहीं था। इसलिए हमने इसका बहिष्कार किया और गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। इससे क्या हुआ, 1929 में, अक्टूबर 1929 में नए वायसराय जो हमारे आगे थे, लॉर्ड इरविन, नाम था लॉर्ड इरविन। उन्होंने कहा इंडिया का फ्यूचर अनस्पेसिफाइड है, यानी कि कुछ भरोसा नहीं है इंडिया के फ्यूचर कैसा होगा। इसलिए इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब इंग्लैंड में उन्होंने एक वार्तालाप या एक डिबेट रखी, जहाँ पे उन्होंने कांग्रेस को बुलाया। लेकिन हमारे कांग्रेस के लीडर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसका बहिष्कार कर दिया और कोई भी इस मीटिंग में नहीं गया। इसके बाद ये लोग अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। इसलिए दिसंबर 1929, द डेट वाज दिसंबर 1929, लाहौर सेशन में, कहाँ पे? लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ है 1929 में, जहाँ पर कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मतलब 26 जनवरी 1930 को इन्होंने अपना पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस डे माना और उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया तो गया, लेकिन इंडिया के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब गांधी जी कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व हों, जनरल जो लोग हैं, कॉमन पीपल जो है, आम इंसान, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो गांधी जी को एक नया ये पावर जो मिली, वो उन्हें मिली सॉल्ट के रूप में, नमक के रूप में। तब नया टॉपिक हमारे पास आ जाता है, द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने क्या करा, सॉल्ट, जिस पे अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, और ये ऐसी चीज़ थी जिसको अमीर गरीब हर जात के लोग बराबर से यूज़ करते थे। इसलिए गांधी जी को लगा कि मैं इसके थ्रू पूरी इंडिया को एक कर सकता हूँ। ऑन द डेट थी 31 जनवरी 1930, डेट थी
31 जनवरी 1930 इन्होंने एक वो लिखा, जो हमारे लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 डिमांडें रखी। 11 डिमांडें क्या रखी? उसमें सबसे पहली डिमांड रखी इन्होंने कि नमक पर से टैक्स को हटा दिया जाए। जब गांधी जी ने इसको भेजा, उन्होंने उसको अल्टीमेटम बोला कि अगर 11 मार्च तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। जो नॉन कॉपरेशन का सबसे लास्ट स्टेप था, जब गांधी जी ने बोला था कि लास्ट में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, तो इसको उन्होंने स्टार्ट करने की कह दी। जब उन्हें पता चला कि इरविन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है, तो गांधी जी ने अपने 78 लोगों के साथ में, उनके साथ में उस समय खाली 78 लोग थे, और वो 240 मील चले। कहाँ से चले? साबरमती आश्रम से। गुजरात में साबरमती आश्रम से चले 240 मील्स और पहुँचे दांडी। दांडी जो है समुद्र के किनारे जगह है जहाँ पे वो लोग पहुँचे, वहाँ 24 दिन में पहुँचे हैं और 240 मील चले। कितने चले? 240 मील। जब वो चले थे उनके साथ खाली 78 लोग थे, लेकिन जब गांधी जी वहाँ पहुँचे, 6 अप्रैल को गांधी जी वहाँ पहुँचे और हज़ारों की भीड़ उनके पीछे थी। इससे हमारे यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। गांधी जी ने वहाँ पहुँच के नमक का कानून तोड़ा, यानी कि उन्होंने खुद पानी से नमक बनाया, पानी को बॉईल किया और नमक बनाया, और इस तरह से हमारे यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब हमें ये देखना है कि मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे था और किन लोगों ने इसमें साथ दिया और किन लोगों ने इसमें साथ नहीं दिया। इस तरह से जो हमारे पास अब गांधी जी ने जो किन लोगों ने साथ दिया, किन लोगों ने साथ नहीं दिया। 1921 और 22 में क्या हुआ था? तब भी हमने लॉज को तोड़ा था, लेकिन उस समय गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस की बात नहीं कही थी, सिविल डिसोबीडियंस नहीं हुआ था। अब गांधी जी ने कह दिया कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, यानी कि हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अंग्रेजों की आज्ञा का पालन नहीं होगा। धीरे धीरे मूवमेंट पूरे में फैलता चला गया। फिर से वही सब हुआ, फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट हुआ, लिक्विड शॉप्स को तोड़ दिया गया, किसानों ने रेंट और टैक्स पे करने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स पे करने से मना कर दिया गया, ऑफिशियल चीज़ को बॉयकॉट कर दिया गया, कई ऑफिसर्स ने रिज़ाइन कर दिया, और कुछ लोगों ने, जो आदिवासी थे जिनको फॉरेस्ट में घुसने नहीं दिया जाता था, उन्होंने फॉरेस्ट में घुसना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से हर जगह कानून को तोड़ा जाने लगा। अब इस चीज़ से परेशान होकर गवर्नमेंट ने क्या करा? उन्होंने फिर से गवर्नमेंट ने वही रूप अपना लिया, उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये धीरे धीरे मूवमेंट फिर से वायलेंट में चेंज हो गया। बैन अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े शिष्य थे। इनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। अब जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो पूरी भीड़ ने जगह जगह तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी। अब पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, तो मतलब पूरा वायलेंस में चेंज हो गया। काफ़ी लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, और 1 महीने बाद खुद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो ये मूवमेंट और ज़्यादा वायलेंट हो गया, जगह जगह फिर से तोड़ा फोड़ी स्टार्ट हो गई। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, एक जो 1000 लोग शांति से अपना निकाल रहे थे जुलूस फिर से, तो उन पे पुलिस वालों ने, अंग्रेज़ों ने फिर से गोलियां बरसानी स्टार्ट कर दी। वही जो सब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा था, वही सब हमने इसमें देखा। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी ने फिर से इस मूवमेंट को वापस ले लिया, और लॉर्ड इरविन के साथ ठीक 1 साल बाद 6 अप्रैल को करा था इन्होंने, 11 मार्च से स्टार्ट करा था और 6 अप्रैल को वहाँ दांडी पहुँचे थे। सेम 5 मार्च को 1931 में 1 साल बाद इन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया और लॉर्ड इरविन के साथ समझौता कर लिया। ठीक, जब समझौता हो गया है तो गांधी जी को फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाना पड़ा। फर्स्ट का तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, सेकंड राउंड टेबल के लिए इन्हें लंदन जाना पड़ा, जहां पर इन दिसंबर 1931 गांधी जी लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं बनी। और जब ये इंडिया वापस लौट कर आए, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया, कोई डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन जब ये वापस लौट के आए तो इंडिया में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। अंग्रेज़ों ने और भी ज़्यादा अत्याचार शुरू कर दिए थे। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस को इल्लीगल बता दिया कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, उसको इल्लीगल घोषित कर दिया गया। अब इस तरह से गांधी जी ने जब वापस आ गए तो गांधी जी ने इसको फिर से स्टार्ट करना चाहा। 1 ईयर बाद में 1931 में वापस लिया था,
1932 में फिर से लॉन्च करना चाहा, लेकिन लोगों ने इसमें कोई भी सहयोग नहीं दिया। 34 तक ये पूरी तरह से अपने वजूद खो चुका था, यानी कि इस मूवमेंट में लोगों ने भाग नहीं लिया। अब देखिए, जैसे हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा था कि कंट्री साइड के लोगों ने कैसे समझा, टाउन के लोगों ने कैसे समझा, सेम अब हम इसमें देखेंगे कि अब सिविल डिसोबीडियंस में लोगों ने कौन से ग्रुप ने इसमें साथ दिया, कौन से ग्रुप ने साथ नहीं दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। सी, कंट्री साइड में जो अमीर किसान थे, जैसे कि पट्टीदास ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एक्टिव थे। कौन? एक तो पट्टीदास ऑफ गुजरात के पट्टीदास और उत्तर प्रदेश के जाट, ये अमीर किसानों में आते थे और इन्होंने इस मूवमेंट में भाग लिया। इन्होंने इस मूवमेंट में भाग इसीलिए लिया था क्योंकि ये लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, इनको अपनी क्रॉप्स को बेचना था। और जब वर्ल्ड वॉर के बाद में इनकी क्रॉप्स के प्राइसेस डाउन हो गए, ये चाहते थे कि गांधी जी के साथ मिलके ये गवर्नमेंट्स की डिमांडों को कम करेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ा लेंगे। इसलिए इन लोगों ने, अमीर किसानों ने गांधी जी का साथ दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, वो लोग स्वराज चाहते थे और साथ में ये चाहते थे कि उनकी हाई रेवेन्यू बने, उनकी इनकम अच्छी बने और उन्हें सरकार को टैक्स कम देना पड़े। लेकिन जब 1931 में गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया तो ये लोग बहुत निराश हो गए, और जब गांधी जी ने 1932 में से फिर से रीलॉन्च किया तब अमीर किसानों ने साथ नहीं दिया। अब दूसरा देखिए, गरीब किसानों ने क्या किया। गरीब किसान इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे। क्यों उन्होंने इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया? क्योंकि कांग्रेस जो थी वो गरीब लोगों का साथ देना नहीं चाहती थी। नॉन कॉपरेशन में उन्होंने गरीब लोगों का साथ नहीं दिया था। इसलिए जो गरीब थे, गरीब किसान जो थे, वो इससे बिल्कुल ही अलग रहे, उन्होंने इसमें साथ नहीं दिया। बस वो लोग ये चाहते थे कि उनको रेंट पे ना करना पड़े, दे जॉइंड। लेकिन जो गरीब किसान थे वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के साथ देना चाहते थे। मतलब उन्होंने गांधी जी के मूवमेंट में साथ नहीं दिया, लेकिन उन्हें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, यानी कि सबको बराबर से हक मिले, इस तरह की मूवमेंट में उन्होंने भाग दिया। लेकिन गांधी जी के साथ, यानी कि नॉन कॉपरेशन, वो सिविल डिसोबीडियंस में उन्होंने साथ नहीं दिया। नेक्स्ट, अब बिजनेस क्लास ने क्या करा। बिजनेस क्लास अंग्रेज नॉन कॉपरेशन में, वो सिविल डिसोबीडियंस में बिजनेस क्लास ने भरपूर सहयोग दिया। वो लोग चाहते थे कि उनका, क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस जो था पूरी तरह से ख़त्म हो रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चला था तब हमारे यहाँ के बिजनेसमैन ने खूब प्रॉफिट कमाया था। उनके यहाँ के कपड़े और जूते बहुत बिके थे। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ से कपड़े और जूते बहुत खरीदे थे, तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। वो चाहते थे उसी प्रॉफिट को मेनटेन करना। लेकिन जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर अंग्रेज़ों ने हम पे टैक्सेस बढ़ा दिए, हमारी प्राइस डबल कर दी और हमारे बिज़नेस को ख़त्म कर दिया, तो वो ही चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू हम अपने बिज़नेस को फिर से बढ़ाएं और बिज़नेस पे से टैक्सेस हटा दिए जाएँ, बिज़नेस पे से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएँ। इसलिए उन्होंने 1920 में उन्होंने कॉमर्शियल कांग्रेस बनाई, जिससे बिज़नेस को आगे बढ़ने में सहायता मिले। और 1927 उन्होंने फिसी नाम की संस्था बनाई, डैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये दो संस्थाएं बनाई, एक बनाई कॉमर्शियल कांग्रेस और एक बनाई है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इन दोनों के थ्रू हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, जस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला, ये लोग हमारे यहाँ के बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सेकेंड राउंड टेबल फेल हो गई है, उसमें कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, तो ये लोग निराश हो गए और इन्होंने फिर कांग्रेस का साथ नहीं दिया। ये तो रहा बिजनेस क्लास का। अब देखिए वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास ने भी इसमें साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो वर्किंग क्लास थी वो पहली कांग्रेस से रूठी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस इंडस्ट्रीज का साथ दे रहे थे, बड़े बिजनेसमैन का साथ दे रहे थे। तो वर्किंग क्लास को लगता था कि कांग्रेस हमारा साथ नहीं देगी, इसलिए वो लोग स्टेड अलूफ, यानी कि ये लोग इस मूवमेंट से अलग रहे। लेकिन इसके बावजूद जो छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे कुछ मेंबर्स ने, कुछ वर्कर्स ने साथ दिया है। जैसे कि रेलवे वर्कर्स ने 1930 में और डॉक वर्कर्स में 1932 में स्ट्राइक करी। काफ़ी लोगों ने गांधी जी की कैप्स को वेयर किया, मतलब गांधी जी की कैप्स पहनकर नारेबाजी करी, बॉयकॉट कराए, लेकिन खुलकर वर्किंग क्लास में इसमें साथ नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, बस में सबसे अच्छी बात ये रही कि गांधी जी के कहने पर पहली बार, जब हमारे पुराने ज़माने में तो रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, ये सब स्वतंत्रता संग्राम में कूदी थी, लेकिन उसके बाद से औरतों ने इसमें मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था किसी मूवमेंट ने।
सिविल डिसोबीडियंस वॉज द फर्स्ट मूवमेंट जब औरतों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने गांधी जी की बात मानी। देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बहुत सारी वीमेन जो थी वो अपने अपने घरों से निकली, उन्होंने लिक्विड शॉप को तोड़ा, हटाया उन सबको और गांधी जी का सहयोग दिया। लेकिन गांधी जी को ये पता था कि गांधी जी ये चाहते थे कि औरतों का पहला मकसद अपने घर को संभालना है, उसके बाद राजनीति में आना है। कांग्रेस ने औरतों को अभी तक कोई भी पोजीशन नहीं दी थी, वो औरतों को कोई भी पोजीशन देना नहीं चाहती थी। उसके बाद जो नया आता है टॉपिक वो आता है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। लिमिट्स का मतलब कमियां। अब हमने इसकी कमियां अच्छाइयां देख ली, एक थोड़ा सा और एक बहुत बड़ी कमी इसमें की गई। वो कमी क्या थी कि कांग्रेस ने अनटचेबल्स यानी कि जो दलित क्लास थी उनका साथ नहीं दिया। कांग्रेस ने हमेशा अमीर लोगों को और अमीर हिंदुओं का साथ दिया, जिससे जो गरीब क्लास थी वो नाराज़ रहती थी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि जब तक हमारे देश से अनटचेबल नहीं हटेगी, छुआछूत नहीं हटेगा, तब तक हम आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन का नाम दिया। हरिजन मतलब भगवान के आदमी। और उन्होंने खुद उनके साथ में पॉटी साफ करी, वो सब काम किए जो एक दलित करता था, ताकि वो ये लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे गांधी जी ने का नाम भी हरिजन कर दिया। लेकिन मैनी लीडर्स वर्क कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे, दलितों के जो लीडर्स थे, वो कांग्रेस से हाथ मिलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस उनका साथ नहीं देगी। तब डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, जो हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने दलितों को एक साथ करा और एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना दी। क्या बनाई? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 में बना दी। और तब सेकेंड राउंड टेबल में जब वहाँ पे महात्मा गांधी गए थे और बी.आर. अम्बेडकर भी गए थे, वहाँ पर इनका झगड़ा हो गया। गांधी जी ने कहा था कि हम कोई भी बंटवारा नहीं करेंगे, जबकि जो बी.आर. अम्बेडकर थे वो ये चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से इलेक्टोरेट होना चाहिए। इट्स मीन दलित ही दलित के लिए वोट करेगा, इस तरह की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाए। लेकिन गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी अनशन पे बैठ गए। उन्होंने कहा मैं जब तक नहीं खाऊंगा पीऊंगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन नहीं खाऊंगा अगर इन्होंने अलग से इलेक्टोरेट की बात करी तो। तब अम्बेडकर जी को झुकना पड़ा और गांधी जी ने वहाँ पे पूना पैक्ट को साइन किया है 1932 में। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट का मतलब कि पूना में हुआ था, इसी का नाम रखा पूना। पैक्ट का मतलब समझौता। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ है, जिससे 1932 से हमारे यहाँ पे रिजर्व क्लास का सिस्टम स्टार्ट हो गया। यानी कि दलितों के लिए, SC OBC के लिए हमारे यहाँ पर रिजर्व सीट सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब बात आती है मुस्लिम्स की। दलित तो हो गए, अब बात आ जाती है मुस्लिम की। जो मुस्लिम लीडर थे वो भी अब कांग्रेस से रूठ गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि कांग्रेस हिंदुओं का साथ देगी, मुसलमानों का साथ नहीं देगी। कांग्रेस हिंदू महासभा से जुड़ गई थी, इसलिए मुसलमान उनसे नाराज हो गए। और हर मूवमेंट पे अब ये झगड़ा बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कई मौके लिए, कई तरह से एफर्ट किया कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाएं, लेकिन हर बार ये डिफरेंस बढ़ता चला गया। और ये डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ गया जब 1928 में, कब? 1928 में M.R. जैकर, जो हिंदू महासभा के मेन पार्टी अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया कि हम मुसलमानों के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग के जो मेन थे जिन्ना, वो चाहते थे, जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे जिन्ना, वो चाहते थे कि हमें सेंट्रल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन में हमारा प्रपोर्शन के हिसाब से हमें डोमिनेंट यानी कि हमें भी रिजर्वेशन मिल जाए। लेकिन M.R. जैकर ने पूरी तरह से मना कर दिया कि हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इसी के साथ ही हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया। और ये सब कमियां हमने सिविल डिसोबीडियंस में देखी। इन दोनों के बीच में जब झगड़ा बढ़ता चला गया, मुस्लिम लीडर्स और हिंदुओं के बीच में, उसी से हमारे यहाँ पर हर तरह से और ज़्यादा परेशानी बढ़ती चली गई। यहाँ पर आपका सिविल डिसोबीडियंस ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th पार्ट, जो इसका लास्ट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।